जरा अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए। सुबह सुबह असेंबली के लिए कड़कती धूप में लाइन लगाना, एक ही सुर में प्रार्थना गाना और पीटी टीचर का किसी डिक्टेटर की तरह हुक्म चलाना। कभी सोचा है आपने कि हमारा स्कूल असल में पढ़ाई की जगह है या फिर चुपचाप आज्ञा मानना सिखाने की कोई फैक्ट्री? आज हम दो बहुत ही जरूरी लेकिन अलग अलग दिखने वाली कड़ियों को जोड़ने वाले हैं। पहली कड़ी है हमारे स्कूलों का वो ढांचा जिसे शायद सवाल पूछने से रोकने के लिए ही डिजाइन किया गया था, और दूसरी कड़ी है हमारी इतिहास की किताबों में हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव जो महमूद गजनवी से जुड़ा है। और हाँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में होने वाले ये बदलाव सीधे सीधे आपके सिलेबस और यहाँ तक कि एग्जाम में आने वाले सवालों पर असर डालते हैं। तो चलिए इतिहास की इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। शायद आपको लगता होगा कि स्कूलों में ये जो अनुशासन का सिस्टम है ये हमारी अपनी भारतीय परंपरा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सिस्टम की जड़ें भारत में नहीं बल्कि करीब 250 साल पहले जर्मनी के इतिहास में है। अब ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ढांचा तय करता है कि हमें कैसे सोचना है, जबकि किताबें ये तय करती हैं कि हमें क्या सोचना है। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1763 में पर्शिया से, जिसे आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। वहां के राजा फ्रेडरिक द ग्रेट ने सबके लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी, लेकिन इसका मकसद कोई विद्वान बनाना नहीं था, बल्कि ऐसे आज्ञाकारी सैनिक और फैक्ट्री मजदूर तैयार करना था जो कभी सवाल न पूछें। स्कूल की घंटी, यूनिफॉर्म, लाइन में चलना, ये सब एक फैक्ट्री के अनुशासन का हिस्सा था। यही मॉडल पूरे यूरोप से होता हुआ ब्रिटेन पहुंचा और फिर अंग्रेज इसे भारत ले आए, क्योंकि उन्हें अपने राज के लिए ऐसे क्लर्क चाहिए थे जो बस हुक्म माने। और विडंबना देखिए, जिस जर्मनी ने ये मॉडल बनाया था वो खुद इसे कब का छोड़ चुका है। अब वो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पर जोर देते हैं, लेकिन हमारे भारत में आज भी काफ़ी हद तक वही 18वीं सदी वाला फैक्ट्री का ढांचा चल रहा है, जिसका मेन फोकस हमें आज्ञाकारी बनाना है। तो ये तो बात हो गई उस ढांचे की जो तय करता है कि हम कैसे सोचते हैं। अब आते हैं असली कंटेंट पर, यानी कि किताबों के अंदर हमें क्या सोचने के लिए दिया जा रहा है। और यहीं पर हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये बदलाव हुआ है एनसीईआरटी की क्लास 7 की इतिहास की किताब आर पास्ट पार्ट 2 में। और ये एक ऐसा अपडेट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए जानना बेहद जरूरी है। इस किताब में पहले महमूद गजनवी का जिक्र सिर्फ एक छोटे से पैराग्राफ में होता था, लेकिन अब इसे बदलकर 6 पन्नों का एक पूरा डिटेल्ड चैप्टर बना दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनसीईआरटी को अचानक ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्या इतिहास को बदला जा रहा है या फिर इतिहास को और विस्तार से समझाया जा रहा है? इन नए पन्नों में आखिर है क्या, और एनसीईआरटी इसके पीछे क्या तर्क दे रहा है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। जहां पहले की किताबों में गजनवी को मुख्य तौर पर सिर्फ एक हमलावर और लुटेरा दिखाया जाता था, वहीं अब इन 6 पन्नों में उसे एक कॉम्प्लेक्स एम्पायर बिल्डर यानी साम्राज्य निर्माता के तौर पर पेश किया गया है। अब फोकस सिर्फ लूट पर नहीं बल्कि उसके हमलों के पीछे के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों पर किया गया है। तो एनसीईआरटी का ऑफिशियल तर्क क्या है? देखिए, उनका कहना है कि अब छात्रों को रट्टू तोता नहीं बनाना है। इस बदलाव का मकसद इतिहास को सबूतों पर आधारित बनाना है, उसे और गहराई से समझाना है। इन नए पन्नों में 3 खास बातें समझाई गई हैं। पहली, गजनवी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जो बताती हैं कि वो सिर्फ लुटेरा नहीं था, वो एक साम्राज्य बना रहा था। दूसरी बात, उस साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा कहां से आया? जवाब है 1001 से 1027 के बीच भारत पर किए गए 17 बड़े हमलों से, जिसमें सोमनाथ मंदिर की लूट भी शामिल थी। और तीसरी बात, इन सब घटनाओं का भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या सांस्कृतिक असर पड़ा। वैसे अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना, इससे हमें सच में काफी मोटिवेशन मिलता है। अब जाहिर सी बात है, जब भी इतिहास की किताबों में कुछ पन्ने जोड़े या हटाए जाते हैं तो संसद से लेकर सड़क तक एक बहस छिड़ जाती है, और ये बदलाव भी विवादों से दूर नहीं है। एक तरफ कुछ लोग इसे भगवाकरण कह रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि इतिहास को एक खास एजेंडे के तहत बदला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये तो दबाया हुआ सच था जिसे अब सामने लाया जा रहा है, और ये एक जरूरी सुधार है। ये इतिहास बनाम एजेंडा की एक क्लासिक बहस है।
लेकिन एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो शोर से हटकर ये समझें कि एकेडमिक तौर पर असल में बदला क्या है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इस बदलाव का छात्रों के लिए, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आखिर मतलब क्या है? उन्हें अपनी पढ़ने की स्ट्रैटेजी में अब क्या बदलना होगा? देखिए, अब सिर्फ तारीखें और नाम रटने से काम नहीं चलने वाला है। मतलब वो पर्शियन मॉडल वाला रटने का तरीका अब पुराना हो गया है। अब आपको क्यों और कैसे पर फोकस करना होगा। हमले क्यों हुए, उनका नतीजा क्या निकला। आपको सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि प्राइमरी सोर्सेज यानी उस दौर के असली दस्तावेजों और सबूतों का विश्लेषण करना होगा। और एनसीईआरटी भी यही कह रहा है कि ये बदलाव छात्रों को कहानियों से हटाकर सबूत आधारित इतिहास की तरफ ले जाने के लिए ही किया गया है। तो हम आखिर में कहाँ पहुँचते हैं? एक तरफ है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमें पिछले 250 सालों से हुक्म मानना सिखा रहा है, और दूसरी तरफ अब हमारे सामने हैं ये किताबें जो नए तथ्यों और गहरे विश्लेषण की मांग कर रही हैं। इन दोनों के बीच एक टकराव तो साफ साफ दिखता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इतिहास को समझाने का तरीका, उसकी व्याख्या समय के साथ बदल सकती है, लेकिन सबूत, एविडेंस वो कभी नहीं बदलते। अगर नई पीढ़ी को गजनबी के हमलों का पूरा सच सही संदर्भ और सबूतों के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो ये यकीनन एक अच्छी बात है। लेकिन असली चुनौती इन 6 पन्नों को सिर्फ पढ़ लेना नहीं है। असली चुनौती तो ये है कि क्या हमारा स्कूल सिस्टम, वो पर्शियन मॉडल, हमें इन नए पन्नों पर सवाल पूछने की आज़ादी देगा? क्योंकि सिर्फ पन्ने बदल देने से कुछ नहीं होगा, अगर उन पन्नों को पढ़ने और समझने की सोच ही ना बदली जाए। तो इस पूरे बदलाव पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही है या गलत? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।